पॅटर्न घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स से मुक्त हुई अजित पवार की संपत्तियां। एक तरफ महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा करते थे अजीत दादा जेल में चक्की पी सिंह। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मात्र 2 दिन हुए हैं उप मुख्यमंत्री बने हुए अजीत पवार को, और उन पर लगे आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। बेनामी संपत्ति के लेन देन को लेकर 2021 में आयकर विभाग ने उनकी कई संपत्ति को सीज कर दिया था। अब उस सीज की हुई संपत्ति को लेकर ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया कि बेनामी संपत्ति का कोई भी मामला नहीं मिला है, यानी अब अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति रिलीज की जाएगी। ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया है कि बेनामी संपत्ति का कोई लेन देन देखने को नहीं मिला है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस बार छठी बार शपथ लेने के 2 दिन के अंदर अंदर अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने के आदेश दे दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था और इसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां थी और ट्रिब्यूनल ने संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दे दिया है। अजीत पवार जो अभी शायद जब महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी चल रही थी, एक तरफ एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी आप देखिए कि इस रस्साकशी से अजीत पवार ने बहुत लंबे वक्त तक अपने आप को दूर रखा। हालांकि उनकी भी मंशा थी कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस तरीके का उनका कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला, उस तरीके की उनकी कोई नाराजगी बीजेपी पार्टी से देखने को नहीं मिली। जो नाराजगी या फिर कहें कि जो एक तरीके से अपनी ज्यादा सीटें आने के बाद जो ठसक दिखाते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए थे, वैसा कुछ करते हुए अजीत पवार नजर नहीं आए थे। तो अब आप कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में जो मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो उसमें अजीत पवार किस तरीके से अपने आप को दूरी बनाए हुए थे और बहुत ही आसानी से बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया था और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी अपना समर्थन दे दिया था। और यहां तक कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल ने अपनी इस पर अपना बयान दिया है अजीत पवार की इन संपत्तियों को रिलीज करते हुए, वो अपने आप में देखने और समझने वाली बात है। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई भी गैरकानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया। बेनामी लेन देन की बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए थे। अब आप एक तरफ देखिए कि जो अजीत पवार को लेकर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अपनी राजनीति कर रहे थे, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे थे। वही अजीत पवार जब बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो किस तरीके से बड़े आसानी से उन पर लगे आरोपों को एक एक करके हटा दिया जाता है। इस बीच में जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिला है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर को शेयर करते हुए बताया है बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बारे में। ये तस्वीर आप देखिए, मोदी वॉशिंग पाउडर, पावर क्लीन बाय मोदी, न्यू बीजेपी फॉर्मूला। ये तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी ने अजीत पवार पर लगे आरोपों को हटने के बाद ये शेयर करते हुए लिखा है। और वहीं जिस तरीके से पूरे के पूरे आरोप लग रहे हैं, इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वॉशिंग मशीन का काम चालू है, अजीत पवार की जब्त 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी, बेनामी लेन देन नहीं हुआ है। ट्रिब्यूनल 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था।
अब उन संपत्तियों को भी देख लीजिए जो अजीत पवार की संपत्तियां सीज हुई थी, उसमें क्या कुछ जो है वो है जिन संपत्तियों को सीज किया गया था और अब बड़ी आसानी से कह दिया गया कि कोई भी जो बेनामी लेन देन है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसमें देखिए 30 से ज्यादा संपत्तियां जो थी वो सीज हुई थी। 400 करोड़ से ज्यादा के मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री थी। साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट था। पार्थ पावर का निर्मल ऑफिस था, इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए थी। गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिजॉर्ट था। पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों पर जमीन थी। और ये वो संपत्ति थी जो 2021 के अंदर आयकर विभाग की तरफ से सीज कर दी गई थी और अब बड़ी आसानी से ये कह दिया गया कि कोई भी बेनामी संपत्ति का लेन देन नहीं मिला है और क्लीन चिट दे दी गई है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के अंदर आने के बाद जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे जिन पर भ्रष्टाचार के भर भर के आरोप लगे थे, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को कितनी आसानी से साइड कर दिया जाता है। जिसमें सबसे पहला आरोप तो जो है वो आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा, जिन पर कितने भारी आरोप लगे और उसके बाद बड़ी आसानी से बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद ये आरोप उनसे धुल गए। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए गए जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी और 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा जो है किस तरीके से बीजेपी के टॉप लीडर्स में से हैं, बन चुके हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। 2015 से पहले जिस कांग्रेस पार्टी में थे, जिस कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते थकते नहीं थे और बीजेपी को खरी खोटी सुनाते नहीं थकते थे, अब उसी बीजेपी में आने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला जहर उगलना शुरू किया। कितने मंचों से वो न जाने कैसी कैसी बात करते और उन पर कोई एक तरीके से कार्यवाही की जाए, नाम मात्र की कार्यवाही देखने को नहीं मिलती होगी। और वहीं फिर अब आप अगला नंबर जो है वो देखिए जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी एक बड़ा नाम है और वो किस तरीके से बीजेपी पार्टी में आने के बाद उन पर से भी सारे आरोप धुल जाते हैं, वो समझिए। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया गया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा जिसकी जांच ईडी ने शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल गई और 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी प्रतिपक्ष हैं। अब जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल से, उन पर भी आरोप लगे और वो भी बीजेपी पार्टी में जाने के बाद धुल गए। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया। सुप्रियो ने कहा कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा, लेकिन अब जो आरोप बीजेपी पार्टी ने लगाए, अपने ही नेताओं की ना सुनते हुए उन्होंने जितेंद्र तिवारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब नारायण राणे, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम, अब उन पर जो आरोप लगे उसके बाद वो किस तरीके से बड़ी आसानी से किनारे कर दिए गए वो भी समझिए। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने कहा कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। 2019 में नारायण राणे ने बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक से बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा। बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए को लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था।
2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदियुरप्पा की घर वापसी हुई और 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। और ये जो लिस्ट है ना, ये काफी लंबी है। मैं आपको बताऊंगी तो ये लिस्ट बताते बताते तो मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा। और इस लिस्ट के अंदर किन किन लोगों के अंदर क्या क्या नाम शामिल हैं, आपको मुकुल रॉय और अजीत पवार, इन तमाम लोगों के बारे में तो मालूम है कि अजीत पवार की तो अभी कहानी आपने लेटेस्ट न्यूज सुन ही ली। मुकुल रॉय जैसे नेता, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बीजेपी पार्टी में आते ही वो किस तरीके से क्लीन हो गए, वो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही क्लीन चिट मिल गई, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।